नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। D++ TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख कथन। हिंदी साहित्य के उन महत्वपूर्ण प्रमुख कथनों को हम करेंगे जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ये क्लासेज उन सभी विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होगी जो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही है जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कथनों से संबंधित तो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, तो चाहे TGT PGT परीक्षा हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो। तो शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1, 40 प्रश्नों को हम करेंगे, यानी 40 प्रमुख कथनों को हम करेंगे। धीरे धीरे इसी तरह बीच बीच में हम जो है अन्य टॉपिक को भी लेते हुए चलेंगे, जैसे कि प्रमुख कथन हुए, प्रमुख पंक्तियाँ हुई, या फिर गुरु शिष्य से संबंधित हुए, या हिंदी में प्रथम हुआ। तो इस प्रकार से जो है हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे जो है परीक्षा तक करते रहेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। नंबर 1, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किन्होंने माना? तो बालकृष्ण भट्ट। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है या फिर कथन पूछा जा सकता है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। कथन किन्होंने कहा? तो बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य का उद्देश्य दुबले कुचले हुए वर्ग की मुक्ति को होना चाहिए। साहित्य का जो उद्देश्य क्या बताया कि उद्देश्य दुबले कुचले वर्ग की मुक्ति को होना चाहिए। तो साहित्य को दुबले कुचले वर्ग की मुक्ति किन्होंने माना है? तो ये माना है प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि साहित्य का उद्देश्य दुबले कुचले हुए वर्ग की मुक्ति होना चाहिए। देख लेते हैं आगे। हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किन्होंने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रमुख कथन है, हिंदी नई चाल में ढली। बढ़ते हैं आगे। साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। साहित्यकार को क्या माना है? देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली केवल सच्चाई ही नहीं है, बल्कि उनके आगे मिसाल दिखाती हुई चलने वाली जो सच्चाई बताया है किन्होंने? प्रेमचंद जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 5, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये किन्होंने कहा है? ये कहा है जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने। बढ़ते हैं आगे। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत पर आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक अथवा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये, और किसके बारे में है? घनानंद जी के बारे में, जो कि रीति मुक्त कवि रहे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नंबर 8 देख लेते हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। किसी कवि का जो यश बताया है उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके गुण के हिसाब से होता है। ये किन्होंने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कवि बिहारी के विषय में ये कथन कहा गया है, या ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन किस लेखक के विषय में उन्होंने कहा है? तो ये कहा है बिहारी जी के विषय में, जो कि रीतिसिद्ध कवि रहे हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं बिहारी। उन्होंने जो एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखकर जो है प्रसिद्धि प्राप्त की। पढ़ते हैं आगे। नंबर 9 देख लेते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। किन्होंने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पढ़ते हैं आगे। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लौकिक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। ये कथन आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका है। आदिकाल में भी मैंने आपको कराया था, तो कई बार आ चुका है आप लोगों के सामने। तो बार बार रिवीजन से ही आपको तथ्यों को बिल्कुल
से संबंधित जब आपको पढ़ोगे तो बार बार आपके सामने तथ्य जो आएंगे तो बार बार करने से ही जो है याद हो पाएंगे। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है, इसलिए हर रोज़ हिंदी संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है आप लोग उनकी बार बार रिवीजन करते हुए चलोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। पढ़ते हैं आगे। नंबर 11 देख लेते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ जो है उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि को जो रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना है। तो ये जो कथन कहा है चिंतामणि जी के विषय में, रीतिकाल का आरंभ के कब से माना जाए, ये उन्होंने कहा है कि चिंतामणि जो हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा जो है चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्यों कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्यों को उनकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। परमात्मिकता की अनुभूति जो किससे किया जाता है? कबीर का गर्व और दैन्य, जो ये दो विशेषताएं रही है, इनमें मनुष्य को उनकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। जो ये कथन कहा है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कबीर के संबंध में रहा है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 13। इस काल को कला का नाम देना समाचीन ज्ञात होता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो है रीतिकाल को कला काल नाम किन्होंने दिया? तो ये दिया रामकुमार वर्मा जी ने। रीतिकाल के संबंध में ये कथन कहा है। रीति काव्य और श्रृंगार काव्य के साथ इस काल में इतनी अधिक प्रवृत्तियाँ, विचारधाराएं और ललित शिल्प की साधनाएं दृष्टिगत होती हैं, उनमें कला का प्रांजल रूप अनायास ही दृष्टिगत होता है। ये जो कथन कहा है ये रामकुमार वर्मा जी के ने जो रीतिकाल के संबंध में कहा है। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। रीतिकाल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया, ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 15। केशवदास जी ने काव्य के अब सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया। इनमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक प्रतिपादन पहले आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्षों के पीछे चला। वह एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं है। वह एक भिन्न आदर्श को लेकर है, लेकिन केशव के आदर्श को लेकर नहीं। ये पूरा का पूरा कथन जो केशवदास जी के संबंध में किन्होंने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने जो है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, केशवदास को नहीं। डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है। तो रीतिकाल को हम जब करेंगे तो अलग अलग विद्वानों ने रीतिकाल का प्रवर्तक जो है केवल चिंतामणि और केशवदास, इन दो कवियों में ही मतभेद बताए हैं कि किस विद्वान ने जो है केशवदास जी को माना है तो किसी ने जो है चिंतामणि को माना है। किसने किसको माना है हम डिटेल से जो है रीतिकाल करेंगे तब चर्चा कर लेंगे। देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है। घनानंद की भाषा कैसी है? सरल और स्वाभाविक, जिसमें लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ये कथन कहा है घनानंद के विषय में डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने क्या कहा है? घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ये जो है कथन वासुदेव सिंह का है। बढ़ते हैं आगे। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद के संबंध में ये कथन कहा है। बढ़ते हैं आगे। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना बताया है कि इन्होंने जो है निराला ने। निराला ने एक
जो है 33 छंदों के अलावा एक जो है छल नामक एक छंद नहीं, संचारी भावों, संचारी जो निराला जी ने जो संचारी भावों की संख्या 33 होती है, लेकिन निराला जी ने एक जो है छल नाम का संचारी भाव जोड़ करके संचारी भावों को जो संख्या है 34 माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छंदों की मुक्ति जो है किन्होंने मानी है, ये मानी है निराला जी ने। निराला जी ने कहा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना और कविता की मुक्ति जो है छंदों के शासन से अलग होना। इस प्रकार से उन्होंने निराला जी ने ये कथन कहा है। इम्पोर्टेंट कथन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला कथन है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 19। मुझे प्रोफेसरों के बीच में छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा, ये कहा है निराला जी ने। उसके बाद बात करें आगे, जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए जब मनुष्य का हृदय व्याकुल हो उठा, तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। ये जो बात कही है, ये कही है महादेवी वर्मा जी ने। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा, तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। ये जो कथन कहा है महादेवी वर्मा जी का इम्पोर्टेंट कथन है। पढ़ते हैं आगे, छायावाद एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिमाण है और छायावाद जो है एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है, जिसमें कवियों की भीतरी आकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद बात करें, इस कविता ने जीवन के सूक्ष्म मूल्यों की प्रतिष्ठा द्वारा नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर एक वृहद समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया है और उनकी जो समृद्धि की क्षमता हिंदी का केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। ये जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं छायावाद के संबंध में और अन्य विद्वानों के कथन है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है, जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ, डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। उसके बाद बात करें, छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट एवं संगीत उत्पन्न करना चाहता है। अनुभूति को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं है। ये जो है छायावाद कवियों के संबंध में जो है देवराज ने कहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 25। प्रगतिशील कविता वास्तव में छायावाद की ही एक धारा है। दोनों स्वरों में जागरण का उत्ताज संदेश मिलता है, एक में मानवीय जागरण का, दूसरे में लोक जागरण का। ये जो बात कही है प्रगतिशील कविता के संबंध में पंत जी ने कहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 26। प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, ये माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। कबीर में जैसे सामाजिक विद्रोह का तीखापन और परिणानुभूति की कोमलता एक साथ मिलती है, कुछ वैसा ही रचाव मुक्तिबोध में है। मुक्तिबोध के संबंध में जो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। छायावाद की उपशाखाएं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को माना किन्होंने? पंत जी ने। ये मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित है और एक दूसरे के पूरक है, ये कहा है पंत जी ने। उसके बाद बात करें, प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे, नहीं है न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ये अपने आप में प्रयोग न इष्ट न साध्य है, ये बात कही है अज्ञे जी ने। और ठीक उसी तरह कविता का कोई वाद नहीं। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं अज्ञे जी को माना जाता है, लेकिन उन्होंने जो है ये कथन कहा है, ये कहा है कि प्रयोगवाद में प्रयोग का जो कोई वाद नहीं है, वह वादी नहीं रहे और न प्रयोग अपने आप में इष्ट है या साध्य है। ठीक उसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, उन्होंने ये माना है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, अतः
हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। ये जो कथन है अज्ञे जी द्वारा कहा गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 30। बच्चन और दिनकर दोनों प्रतिद्वंदी कवि रहे हैं। बच्चन और दिनकर को दोनों को प्रतिद्वंदी कवि किन्होंने माना? रामनरेश त्रिपाठी ने। बच्चन की भाषा दिनकर से जोरदार है। दिनकर के भाव बच्चन से अधिक उन्मादक, सारवान और सम्यक, दोनों में जो एक दूसरे को ग्रहण कर लेगा वही हिंदी कविता के वर्तमान और अगले युग का नेता होगा। ये जो बात कही है ये रामनरेश त्रिपाठी जी ने कही है। ये कथन जो है बच्चन और दिनकर के संबंध में रामनरेश त्रिपाठी जी का है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 31। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं प्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये बार बार ये कथन आप लोगों के सामने आ भी चुका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पढ़ते हैं आगे। भारतेंदु का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा है। भारतेंदु का जो प्रभाव है वो भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उसके बाद बात करें तो उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे ठीक ही चलता, मधुर और स्वच्छंद रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये बात भी इन्होंने कही है रामचंद्र शुक्ल जी ने भारतेंदु जी के संबंध में। उसके बाद विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है। उसके बाद बात करें आगे कथन प्रश्न संख्या 34। देख लेते हैं आगे। मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अत्यंत अनुभव का विश्लेषण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये मिथक के संबंध में बोला है। उसके बाद बात करें आगे। साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया बड़ी छोटी है। नए कवि वर्तमान में अतीत और अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन रहा है। उसके बाद बात करें कथन नंबर 36। आदर्शवाद का विषय जहाँ आकाश है, उच्चता है, वही यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है, लघुता है। ये जो कथन कहा है ये कहा है जयशंकर प्रसाद जी ने। उसके बाद बात करें आगे कथन नंबर 37। कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कविता व्यक्तित्व से पलायन है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कथन रहा है भाई, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कथन जो है टी.एस. इलियट द्वारा कहा गया है कि कविता मात्र कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि कविता व्यक्तित्व से पलायन है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 38। काव्य में कल्पना की ही अभिव्यक्ति होती है, ये कहा है पी.वी. शेली ने। कविता का ज्ञान कवि की व्यक्तिगत साधना की उपलब्धि है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। उसके बाद सदकाव्य, ये यहाँ पे हलंत आएगा दै पे भाई। सदकाव्य मानव मन की बलवती भावनाओं का सहज उछलन है। ये भी जो कथन है वर्ड्सवर्थ द्वारा कहा गया है। तो ये जो कथन है वर्ड्सवर्थ का है। इसी प्रकार से हमने हिंदी साहित्य के उन सभी इम्पोर्टेंट कथनों को देखा है जो कि पिछली परीक्षाओं में कोई कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसी तरह और अन्य कथन भी हम जो हिंदी साहित्य से संबंधित रहेंगे, जो उनको भी हम बीच बीच में अपनी क्लासेस को ले करके आएंगे। इसी तरह संपूर्ण हिंदी साहित्य की, संपूर्ण हिंदी की जो तैयारी हम DSSB के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर
आप लोगों का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। आप लोगों को किस प्रकार से क्लासेस चाहिए, या फिर NTA नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर क्लास चाहिए जिसमें हम गद्य साहित्य को जो है बिल्कुल डिटेल से करेंगे। जो उपन्यास, नाटक, कहानी जितने भी ये जो है नए पाठ्यक्रम के अनुसार जोड़े गए हैं उनसे संबंधित जो वे कथा वस्तु हैं उनको भी हम देख लेंगे। क्योंकि जो DSSB के अंतर्गत ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता जो नए पाठ्यक्रम के अनुसार जो है प्रश्न पूछ लिए जाए, तो उनको भी हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। तो इसी तरह धीरे धीरे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू और धन्यवाद।